हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से तुलनात्मक शासन एवं राजनीति पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं यूनिट 7 तक समाप्त कर दिया। अब मैं आप लोगों को द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंतर्गत 4 यूनिट मैं पिछले वीडियो तक पढ़ा दिया हूँ। इस वीडियो से मैं 5th यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ, 5वां यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ। और 5वें यूनिट के अंतर्गत है प्रशासकीय विधि। 5वें यूनिट के अंतर्गत है प्रशासकीय विधि, प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रशासकीय अधिकरण। तो ये 3 टॉपिक जो हैं ये 5वें यूनिट के अंतर्गत हैं। इस वीडियो में आप सभी लोगों को प्रशासकीय विधि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं प्रशासकीय विधि की ओर, जानते हैं कि प्रशासकीय विधि क्या होता है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसा कि हम लॉ के बारे में जानते हैं, विधि के बारे में जानते हैं कि विधि के अनुसार ही किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ये जो विधियाँ होती हैं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे संवैधानिक, एक तो होती है संवैधानिक विधि, जिसके अनुसार किसी देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। तो संवैधानिक विधि के अंतर्गत ही विभिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे नागरिक कानून होते हैं, राष्ट्रीय कानून होते हैं और कंपनी कानून होते हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न कानून होते हैं। इसी तरह से प्रशासकीय विधि भी सार्वजनिक विधि की एक शाखा है, यह भी पब्लिक लॉ की एक शाखा है। दिस इज ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। यह क्या है? ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। यह पब्लिक लॉ की ही एक शाखा है, जिसको हम प्रशासकीय विधि कहते हैं, प्रशासनिक विधि कहते हैं। प्रशासनिक विधि के अंतर्गत राज्य और नागरिकों के बीच जो संबंध होता है, उन संबंधों को नियंत्रित किया जाता है, उन संबंधों को नियंत्रित किया जाता है, उन संबंधों को निर्धारित किया जाता है। और यह प्रशासकीय विधि राज्य के कार्यों से संबंधित रहती है, यानी कि राज्य जो कार्य करती है उसके सारे कार्य प्रशासकीय विधि की श्रेणी में आते हैं, प्रशासकीय विधि के दायरे में आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासक होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, यानी कि कार्यों का दायरा दिन प्रतिनिधि बढ़ता जाता है। और दिन प्रतिनिधि लोक नीति और सार्वजनिक योजनाओं का विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन होता है, जैसे कि प्रवासन, सामाजिक कल्याण, रक्षा, आर्थिक अधिनियम। और इसलिए जहाँ भी प्रशासकीय क्रियाओं की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रशासकीय विधि की जरूरत होती है। यहाँ जहाँ प्रशासकीय क्रियाओं की आवश्यकता होती है, प्रशासकीय क्रियाएं जहाँ भी पाई जाती हैं, वहाँ यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि यह एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, ऐसा कानून है, ऐसी विधि है जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होती है। प्रशासकीय विधि कानून का एक ऐसा अंग है जो सरकार के प्रशासकीय अभिकरणों की सक्रियताओं को नियंत्रित करता है। यह सरकार के प्रशासकीय अभिकरणों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सरकारी अभिकरण के कार्यों के अंतर्गत हम विधि निर्माण, न्यायिक निर्णय तथा विशेष आयोग के क्रियान्वयन को शामिल करते हैं। ये सब प्रशासकीय विधि के अंतर्गत होते हैं। प्रशासकीय कानून जो होता है वह निर्णय निर्माण से संबंधित होता है, जो सरकार के विभिन्न प्रशासकीय इकाई जैसे कि अभिकरण हो गए, बोर्ड हो गया, या स्वतंत्र नियामकी आयोग हो गया, ये जैसी जो राष्ट्रीय नियामकी एजेंसियां होती हैं, जो राष्ट्रीय नियामकी योजनाओं से संबंधित होते हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जो ये सारे जो सरकारी अभिकरण होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे कि पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में, कराधान के क्षेत्र में, प्रसारण के क्षेत्र में, आयात निर्यात के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। तो इस तरह से प्रशासकीय कानून विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो सरकार के कार्य होते हैं वह सरकार स्वयं नहीं करती है, वह सरकारी अधिकारियों के द्वारा कराया जाता है। जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उस प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, नीतियों को लागू किया जाता है। यह सब स्वयं सरकार नहीं करती, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री या फिर प्रधानमंत्री और मंत्री ये सारे कार्य नहीं करते हैं, ये कराते हैं। किससे कराते हैं? प्रशासकीय अधिकारियों से कराते हैं।
तो प्रशासकीय अधिकारियों से जब कार्य कराते हैं तो प्रशासकीय अधिकारी एक नियम के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, जैसे कि पब्लिक हित, पब्लिक का अहित न हो, वह एक नियम के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, सीमाओं के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, उनके लिए कंडक्ट ऑफ लॉ होते हैं जिसके अधीन रहकर वह कार्य करते हैं, ताकि पब्लिक का अनहित न हो, लोग जनता का अहित न हो। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रशासकीय कानून का विस्तार 20वीं शताब्दी से शुरू होता है। 20वीं शताब्दी से शुरू होता है जब प्रशासकीय क्षेत्रों का दायरा बढ़ने लगता है, प्रशासकीय क्षेत्रों का दायरा बढ़ने लगता है, प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगता है, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, मानव अंतःक्रियाओं के क्षेत्र में, यानी कि इन प्रशासन का दायरा जब बढ़ने लगता है, प्रशासन का दायरा जब बढ़ने लगता है तो काम करने के लिए सरकार के प्रशासकीय अधिकारियों को नियंत्रण में रखकर कार्य करवाने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ती है। उन्हीं नियमों को हम प्रशासकीय विधि कहते हैं। जो प्रशासकीय कानून होता है वह सरकार से संबंधित होता है। प्रशासकीय कानून किससे संबंधित होता है? सरकार से संबंधित होता है और इसके एजेंसियों से संबंधित होता है। एजेंसियों का मतलब अभिकरण से संबंधित होता है। जो अभिकरण कार्य करती, सरकार की नीतियों को कार्य करती हैं, तो इन्हीं से संबंधित होता है और इन पर विधिक नियंत्रण स्थापित करता है। प्रशासकीय कानून सरकार के अधिकारियों के ऊपर विधिक नियंत्रण स्थापित करता है, या हम यूं कह सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सरकार के प्रशासकीय एजेंसियों के द्वारा आदेश और निर्णय विधि एवं अधिनियम के निकाय के रूप में प्रशासकीय विधि को परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि हम प्रशासकीय विधि का परिभाषा किस रूप में कर सकते हैं? सरकार के अभिकरणों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं और जो विधि बनाए जाते हैं, जो अधिनियम बनाए जाते हैं, यही सब प्रशासकीय विधि के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि प्रशासकीय विधि के अंतर्गत सरकार या शासन से संबंधित उन शिकायतों को सन्निहित किया जाता है जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। यानी कि जब किसी प्रशासकीय क्रियाओं के द्वारा, प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा कोई व्यक्ति प्रभावित होता है और वह गलत रूप से प्रभावित होता है, तब वहां पर प्रशासकीय विधि की जरूरत पड़ती है, अन्यथा प्रशासकीय विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर वह कहाँ जाता है? न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है, प्रशासकीय न्यायालय में जाता है, तो वहाँ पर उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार प्रशासकीय विधि जो होता है वह शासन के कार्यों की वैधता का निर्धारण करता है कि शासन के कार्य वैध है कि नहीं है, सरकार के कार्य वैध है कि नहीं है। तो प्रशासकीय विधि शासन के कार्यों के वैधता का निर्धारण करता है। शासन स्वयं किसी कार्यों को नहीं करता है, बल्कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराता है, अपने कर्मचारियों के माध्यम से कार्यों का संचालन करता है। और शासकीय कर्मचारी एक सीमा के अंदर रहकर कार्य करते हैं, वह उस सीमा का पालन करते हैं, वह सीमा से बाहर रहकर कोई कार्य नहीं करते हैं। तो शासन को शक्ति, जो शासन होती है या जो सरकार होती है, उसको शक्ति विधायन से प्राप्त होते हैं। यानी कि विधि निर्माण जब होता है उसी विधियों में शासन की शक्तियों को परिभाषित किया जाता है, शासन के शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। तो शासन को शक्ति विधायन से प्राप्त होते हैं और शासकीय कर्मचारी विधि के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। और यदि शासकीय अधिकारी विधिक सत्ता से बाहर रहकर कार्य करते हैं और उनके कार्यों से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, तो प्रशासकीय विधि का सिद्धांत प्रशासकीय कार्यों को न्याय के दायरे में लाता है और गलत कार्यों के लिए प्रशासकीय अधिकारियों को दंडित किया जाता है। गलत कार्यों के लिए प्रशासकीय अधिकारियों को दंडित किया जाता है। यानी कि जो भी प्रशासकीय अधिकारी गलत कार्य करता है उसके लिए उसको दंड का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से प्रशासकीय विधि जो होती है यह हर देशों में करीब करीब होती है। जैसे हम फ्रांस में देख सकते हैं, फ्रांस में प्रशासकीय विधि अलग है और प्रशासकीय विधि अलग है, प्रशासकीय न्यायालय अलग है। प्रशासकीय व्यवहारों को सुलझाने के लिए या प्रशासकीय विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की स्थापना की गई है। इसी तरह से अधिकांश देशों में प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना की गई है। प्रशासकीय विधि जो होता है वो प्रशासन से संबंधित होता है, प्रशासन के सभी कार्यों से संबंधित होता है जो लोग हितकारी कार्य करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रशासकीय विधि की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि प्रशासकीय विधि की परिभाषा है क्या। परिभाषा, डिफिनेशन। जैसा कि प्रशासकीय विधि की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है और सारे विद्वानों की राय
प्रशासकीय विधि के बारे में करीब करीब एक ही है। जैसे कि गार्नर कहते हैं, गार्नर की परिभाषा है, गार्नर कहते हैं कि ऐसे नियम जो न्यायालय के द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत होते हैं, ऐसे नियम जो न्यायालय के द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत होते हैं और जो शासन के प्रशासन को नियंत्रित करते हैं, जो शासन प्रशासन को नियंत्रित करते हैं, प्रशासकीय विधि कहलाती है। दूसरा, प्रोफेसर बेड के अनुसार यह विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों तथा नियंत्रण से संबंध रखती है और उनके संगठन की अपेक्षा उनके कार्यों पर अधिक बल देती है। उनके संगठन की अपेक्षा उनके कार्यों पर अधिक बल देती है। आइवर जेनिंग्स की परिभाषा देखते हैं। जेनिंग्स की परिभाषा, आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि प्रशासनिक कानून शासन से संबंधित नियम है। इनके द्वारा अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या की जाती है। इनके द्वारा अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या की जाती है। चौथा देखते हैं स्ट्रांग की परिभाषा। स्ट्रांग की परिभाषा, स्ट्रांग कहते हैं कि प्रशासकीय कानून ऐसे नियमों का संग्रह है। प्रशासकीय कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जो नागरिकों के प्रति प्रशासकीय अधिकारियों के पद, दायित्व, अधिकार और उनके क्रियान्वयन के नियमों का नियमन करता है। यह किसकी परिभाषा है? स्ट्रांग की परिभाषा है। प्रोफेसर हार्ट की परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर हार्ट की परिभाषा, प्रोफेसर हार्ट कहते हैं कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्मित विधि एवं उन प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की विधि को शामिल करती है। यानी कि प्रशासकीय विधि के अंतर्गत प्रशासकीय अधिकारियों या प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की विधि शामिल की जाती है। यानी कि नियंत्रित करने की विधि, नियंत्रित करने के तरीके क्या क्या हैं प्रशासकीय अधिकारियों को, उन सभी विधियों की व्याख्या की जाती है प्रशासकीय कानून के अंतर्गत। डायसी की परिभाषा लेते हैं। डायसी कहते हैं कि प्रशासकीय विधि किसी भी राज्य की विधि का वह अंग है। प्रशासकीय विधि किसी भी राज्य की विधि का वह अंग है जो राज्य के सभी प्राधिकारियों की विधिक परिस्थिति तथा दायित्वों का राज्य के अधिकारियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का एवं उस प्रशासनिक प्रक्रिया का निरूपण करता है जिसके द्वारा उन अधिकारों व दायित्वों को लागू किया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने जो प्रशासनिक विधि की परिभाषा दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की परिभाषा दी है, उसके अधीन हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि क्या है या प्रशासकीय विधि क्या है। यह प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है और जो प्रशासन में अधिकारी होते हैं उन अधिकारी के कार्यों से संबंधित है, उनके नीतियों से संबंधित है, कार्यों से संबंधित है और इनके जो नियम दिए, कार्य करने के जो नियम दिए होते हैं उन कार्य करने के नियम से संबंधित होती है। यानी कि प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित जो भी विधि होते हैं वह प्रशासनिक विधि कहे जाते हैं। यानी कि इसका संबंध किससे होता है? प्रशासन से होता है, प्रशासन के अधिकारियों से होता है, प्रशासन के कर्मचारियों से होता है, जिस नियम के अंतर्गत है, जिस दायरे के अंतर्गत रहकर वह कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रशासकीय विधि होती है यह कोई नया विषय नहीं है, यह नया नियम नहीं है, बल्कि यह पुराने समय से, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि गुप्त काल में या मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के लिए नियम कानून बनाए जाते थे। मुगल काल में भी प्रशासन करने के लिए अधिकारियों के और कर्मचारियों की प्रशासन संबंधी नीतियां बनाई जाती थीं। इसी तरह से हम इसका उद्भव रोम के वैधानिक दर्शन को देख सकते हैं, जिसमें राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना जाता है। यानी कि व्यक्ति के लिए ही सभी कार्य किया जाता है, और व्यक्ति का यह लक्ष्य होता है कि वह राज्य का अधिकतम से अधिकतम विकास करे, राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करे। इसी तरह से हम देख सकते हैं, हम मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में भी प्रशासकीय विधि का दर्शन कर सकते हैं। हम मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में भी प्रशासकीय विधि का दर्शन कर सकते हैं, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया कि शासन के जो 3 अंग होते हैं,
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए। तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए। यह अरस्तु भी सुझाव देता है और यहाँ की जॉन लॉक भी यह सुझाव देता है कि शासन के तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे और प्रशासकीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। क्योंकि जब सारे अंग, सारी शक्तियाँ, प्रशासन की सारी शक्तियाँ या सरकार की सारी शक्तियाँ एक ही संस्था में निहित होगी तो इस तरह से वह संस्था निरंकुश बन सकती है, निरंकुश बनने का डर लगा रहता है। इसलिए सरकार के तीनों अंगों को विभिन्न कार्य सौंप दिए गए हैं। व्यवस्थापिका का कार्य है विधि बनाना, न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, कार्यपालिका का कार्य है प्रशासन करना। तो कार्यपालिका को केवल प्रशासन संबंधी कार्य ही सौंपे जाने चाहिए और जो प्रशासन करे वह एक दायरे में करे, एक सीमा में रहकर प्रशासन का कार्य करे। और कार्यपालिका के ऊपर इस तरह से व्यवस्थापिका का भी नियंत्रण होता है और न्यायपालिका का भी नियंत्रण होता है। इस तरह से कार्यपालिका मनमानी नहीं कर पाती है या कार्यपालिका निरंकुश होने नहीं पाती है। आइए देखते हैं प्रशासकीय कानून के क्षेत्र। प्रशासकीय कानून के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि प्रशासकीय कानून को कहाँ तक हम प्रशासकीय कानून का अध्ययन हम कहाँ कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं या कहाँ प्रशासकीय विधि लागू हो सकता है। तो ये जो प्रशासकीय कानून होता है, सबसे पहले जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी, यह प्रशासकीय अधिकारियों से संबंधित होता है। प्रशासकीय अधिकारियों से संबंधित होता है। प्रशासकीय अधिकारियों के पद से संबंधित होता है, दायित्व से संबंधित होता है, कर्तव्यों से संबंधित होता है और इनके कार्यों से संबंधित होता है, इनके अधिकारों से संबंधित होता है, अधिकारों से संबंधित होता है। तो वो प्रशासकीय अधिकारियों के पद, दायित्व, कर्तव्य, कार्यों और अधिकारियों से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो प्रशासकीय विधि की श्रेणी में आते हैं। इन प्रशासकीय अधिकारियों की व्याख्या जो होती है संविधान में की जाती है या संविधान में इनकी व्याख्या होती है या फिर संविधान के किसी चार्टर में होती है या किसी अध्यादेश के द्वारा होती है या संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रशासकीय अधिकारियों के कार्य और दायित्वों की व्याख्या की जाती है। तो जो प्रशासकीय कानून होते हैं वो प्रशासकीय कानून से प्रशासकीय अधिकारियों से संबंधित होता है। और दूसरा प्रशासकीय अभिकरणों से संबंधित होता है। प्रशासकीय अभिकरण, जितने भी सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा प्रशासकीय अभिकरणों की स्थापना की जाती है, प्रशासकीय अभिकरणों की स्थापना की जाती है, तो प्रशासकीय अभिकरणों में विभिन्न अधिकारी कार्य करते हैं। यह उनके नीतियों से संबंधित होता है, उनकी क्रियाओं से संबंधित होता है, या फिर प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा या प्रशासकीय अभिकरण के द्वारा जो समय समय पर नियम बनाए जाते हैं या जो अधिनियम बनाए जाते हैं यह उन अधिनियमों से संबंधित होता है और इनके द्वारा दिए गए आदेश से संबंधित होता है। यह उनके द्वारा आदेश से संबंधित होता है, आदेश से, यह निर्णय से संबंधित होता है। जब प्रशासकीय अभिकरणों के द्वारा आदेश दिया जाता है, जब प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया जाता है या निर्णय दिया जाता है तो यह उस निर्णयों का अध्ययन करता है, उस आदेशों का अध्ययन करता है, आदेश और निर्णयों से संबंधित होता है। प्रशासकीय अधिकारियों के विरुद्ध या शासन और प्रशासन या राज्य और जनता के बीच, राज्य और पब्लिक के बीच जो विवाद होता है उन विवादों को लेकर कभी कभी न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं। न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं यानी कि जो विवाद होते हैं वह न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं या उन निर्णयों से भी संबंधित होता है, न्यायिक निर्णयों से भी संबंधित होता है। प्रशासकीय कानून न्यायिक निर्णयों से भी संबंधित होता है और न्यायिक निर्णयों को आधार मानकर ही शासन प्रशासन की क्रियाओं को संचालित किया जाता है ताकि फिर कोई विवाद न्यायालय में उत्पन्न न होने पावे या फिर व्यक्ति और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं या जो व्यक्ति और राज्य के बीच विवाद होते हैं वे सारे विवाद न्यायालयों से दूर रहें। तो न्यायालयों से सारे विवादों को दूर करने के लिए जो समय समय पर न्यायिक व्याख्याएं होती हैं या न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं उन्हीं न्यायिक निर्णयों के आधार पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। पांचवा, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है वह अपने प्राधिकारियों द्वारा की गई जो संविदा होती है या अपकृत संबंधी दायित्व होते हैं उन सभी दायित्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रशासकीय विधि के अंतर्गत
उन सभी दायित्व शामिल होते हैं। संविदा संबंधी दायित्व शामिल होते हैं, संविदा संबंधी दायित्व शामिल होते हैं और अपकृत्य संबंधी मामले शामिल होते हैं। अपकृत्य संबंधी मामले शामिल होते हैं, किसमें? प्रशासकीय विधि के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसी तरह से इसमें हम लोक निगम को शामिल कर सकते हैं। लोक निगम, पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक निगम या पब्लिक कारपोरेशन, पब्लिक कारपोरेशन या पब्लिक अंडरटेकिंग को शामिल कर सकते हैं। इसमें हम नैसर्गिक न्याय को शामिल कर सकते हैं, नैसर्गिक न्याय को भी शामिल कर सकते हैं। नैसर्गिक न्याय क्या है? नैसर्गिक न्याय जिसको प्राकृतिक कानून कर सकते हैं, यानी कि जो प्रशासन कार्य करेगा वह प्रशासन सबके लिए कार्य करेगा, यानी कि प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। जिस तरह से प्रकृति इस जगत में किसी प्रकार की विषमता पैदा नहीं करती है, इसी तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार या प्रशासकीय अधिकारी कार्य करने के संबंध में समाज में या शासन में किसी प्रकार की विषमता पैदा नहीं करेंगे। जो विधियां बनेंगी वो सबके लिए बनाई जाएंगी और जो भी योजनाएं होंगी सभी जनता के, सभी नागरिकों के लिए लागू की जाएगी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि जो प्रशासन किया जाएगा, जो प्रशासकीय कृत्य किए जाएंगे वो प्रशासकीय कृत्य नैसर्गिक न्याय के अधीन किया जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि लोक निगम जैसे कि LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर परिवहन निगम है, इसी तरह से विभिन्न निगम जो होते हैं उन निगमों से संबंधित जो कार्य होते हैं वह सब प्रशासकीय विधि की श्रेणी में आते हैं। वो प्रशासकीय विधि के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि उनके लोक निगम और जनता के बीच किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं तो सब प्रशासकीय विधि के अनुसार ही सुलझाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासकीय कानून के अंतर्गत या प्रशासकीय विधि के अंतर्गत ये विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासकीय विधि को लागू किया जाता है और प्रशासकीय विधि इन सभी से संबंधित होती हैं। सबका जो शासन होता है, जो संचालन होता है, सबका जो प्रशासन होता है, सारा प्रशासन यह प्रशासकीय विधि के अधीन ही होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रशासकीय विधि कहते हैं। आइए अब चलते हैं, देखते हैं प्रशासकीय विधि की प्रकृति। प्रशासकीय विधि की प्रकृति क्या है? आइए अब देखते हैं प्रशासकीय विधि की प्रकृति। प्रशासकीय विधि की प्रकृति क्या है? जैसा कि प्रशासकीय विधि जो है वो शासन और प्रशासन से संबंधित है। शासन प्रशासन की शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित विधि है, यानी जो इसकी प्रकृति होती है यह शासन से संबंधित होती है, प्रशासन से संबंधित होती है। शासन और प्रशासन की जो शक्तियां होती हैं उन शक्तियों के ऊपर यह नियंत्रण रखती है, उन शक्तियों के ऊपर यह नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है और शासन प्रशासन प्रशासकीय विधि के अधीन ही कार्य करते हैं। दूसरा, यह शासन और प्रशासन के संगठन, यह शासन और प्रशासन के संगठन अधिकार कर्तव्य कार्य, यह शासन और प्रशासन के संगठन, अधिकार, कर्तव्य और कार्य और उनके दायित्वों को सुनिश्चित करने वाली विधि है। इसके द्वारा, प्रशासकीय विधि के द्वारा शासन और प्रशासन के जितने भी संगठन होते हैं उन संगठनों के जो अधिकार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, जो कार्य होते हैं और जो दायित्व होते हैं, इन दायित्वों को सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा, यह जो प्रशासकीय विधि होती है समय समय पर न्यायालयों द्वारा निर्मित हो जाती है। न्यायालयों द्वारा निर्मित होती है, यानी कि प्रशासकीय विवाद जो होते हैं जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय उन पर सुनवाई करते हैं और जो निर्णय देते हैं उन्हीं निर्णयों को, यानी कि न्यायिक निर्णयों को प्रशासकीय विधि के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। जो समय समय पर न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है, जो राज्य और पब्लिक के बीच, जो स्टेट और पब्लिक, सेंटर और पब्लिक के बीच जो विवाद होते हैं उन विवादों का निस्तारण जब न्यायालय के द्वारा किया जाता है तो वह जो एक विधि के रूप में कार्य करते हैं, एक अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं और उसी निर्णय के अनुसार सारे अधिकारी, सारे प्राधिकारी कार्य करते रहते हैं। यह जो है प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली विधि है। यह नियंत्रण रखने वाली विधि है। प्रशासकीय विधि एक ऐसी विधि होती है जो प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखती है और इसका लक्ष्य होता है विधि के शासन एवं प्रशासनिक विवेक के बीच सामंजस्य स्थापित करना। विधि के शासन और प्रशासनिक विवेक के बीच सामंजस्य स्थापित करना। प्रशासकीय विधि का लक्ष्य क्या होता है? विधि का शासन स्थापित करना
और जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उस प्रशासकीय अधिकारियों के जो विवेक कार्य करते हैं, विवेक और विधि के शासन में सामंजस्य स्थापित करके कार्यों को सुनिश्चित करना। जैसा कि प्रोफेसर डेविस का कहना है, प्रोफेसर डेविस का कहना है, प्रोफेसर डेविस का कहना है कि प्रशासनिक विधि प्रशासकीय शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा न्यायिक पुनर्विचार की विधि से संबंध रखती है। यह उन सभी सारभूत विधियों का उल्लेख करती है जो प्रशासनिक अभिकरणों के द्वारा अंगीकृत की जाती है। प्रोफेसर ग्रिफिथ प्रशासनिक विधि के कई प्रकृति बताते हैं। यह कहते हैं, प्रोफेसर ग्रिफिथ कहते हैं कि प्रशासकीय विधि के अधीन यह अध्ययन किया जाता है या प्रशासकीय विधि उन नीतियों से संबंधित रहती है जिसमें कि यह देखा जाता है कि प्रशासन किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रशासन किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रशासन किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। शक्तियों का प्रयोग, प्रशासन किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरी बात यह कहते हैं कि प्रशासन जब शक्तियों का प्रयोग करता है तो प्रशासन जब शक्तियों का प्रयोग करता है तो शक्तियों के प्रयोग में किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, उन प्रक्रियाओं का भी हम अध्ययन प्रशासकीय विधि के अधीन करते हैं या उस प्रक्रियाओं को भी हम प्रशासकीय विधि के अधीन शामिल करते हैं। और जो प्रशासनिक विधि है उसकी सीमाएं क्या होती हैं, उन सीमाओं का भी, उनकी सीमाएं क्या होती हैं, उन सीमाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि प्रशासन की शक्तियों की परिसीमाएं क्या हैं, उन सभी परिसीमाओं का अध्ययन करना प्रशासकीय विधि के अंतर्गत शामिल होता है। चौथा पॉइंट ये बताते हैं प्रोफेसर ग्रिफिथ कि प्रशासन के अवैध एवं अनुचित कार्यों के विरुद्ध क्या क्या उपचार है। यानी प्रशासकीय विधि के अधीन ये उपचार भी दिए गए हैं कि यदि प्रशासकीय अधिकारी कोई अवैध कार्य करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं तो उनको क्या दंड दिया जा सकता है। तो ये सभी चार बातें हम प्रशासकीय विधि के अधीन सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासकीय विधि की जो प्रकृति होती है वह शासन प्रशासन से संबंधित होती है, संगठन से संबंधित होती है, अधिकारों और कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों से संबंधित होती है। यह जो न्यायालय द्वारा निर्मित विधि होती है उससे संबंधित होती है, यानी कि न्यायिक निर्णयों से संबंधित रहती है। न्यायिक निर्णय भी एक तरह से प्रशासकीय विधि का कार्य करती है। यह विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, उनके नियंत्रण से उनके ऊपर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, यह सब प्रशासकीय विधि के अधीन सम्मिलित होता है। प्रोफेसर ग्रिफिथ कहते हैं कि प्रशासकीय विधि के अंतर्गत यह देखा जाता है, यह सम्मिलित होती है, यह बातें सम्मिलित होती हैं कि प्रशासन किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है और शक्तियों के प्रयोग में किन प्रक्रियाओं का पालन करता है, प्रक्रियाओं के पालन करने में परिसीमाएं क्या होती हैं, और प्रशासकीय अधिकारी यदि अनुचित कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध क्या दंड दिया जाता है। तो इस तरह से हम प्रशासकीय विधि के प्रकृति के अनुरूप हम कुछ उसके लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुछ उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं। प्रशासकीय विधि का उद्देश्य क्या है? प्रशासन के प्रकृति के अनुसार इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रशासकीय विधि के उद्देश्य, लक्ष्य या उसको उद्देश्य हम कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य होता है कि प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग लोकहित में किया जाए। यानी कि प्रशासनिक विधि का उद्देश्य कहाँ किया जाए? लोक हित में प्रयोग किया जाए, ताकि उस नियम से या सरकार के कार्यों से जनता के अधिकांश भाग को लाभ हो। ऐसा कार्य प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए कि जनता के कुछ हिस्से को प्रभावित वह करे। जनता का अधिकांश हिस्सा प्रशासन के नीतियों से, सरकार के नीतियों से प्रभावित होता रहे। दूसरा इसका लक्ष्य होता है विधि के शासन को सुनिश्चित करना। जैसा कि विधि का शासन, यह डायसी की देन है। विधि के शासन को सुनिश्चित करना, यह डायसी के कॉन्सेप्ट की देन है। विधि के शासन यानी कि विधि का शासन सुनिश्चित किया जाए, पूरे देश में विधि का शासन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो विधि है वह सबके लिए समान रूप से लागू किया जाए और सभी लोग एक ही विधि के दायरे में हों,
चाहे वह अमीर हों, गरीब हों, उच्च वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, यानी कि किसी भी आधार पर भेदभाव न किया जाए। एक ही दंड सभी अपराधों के लिए निर्धारित किया जाए, सभी वर्गों के लिए एक ही दंड निर्धारित किया जाए। उस विधि के अधीन चाहे वह उस देश का शासक हो, चाहे उस देश का मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब लोग एक विधि के अधीन हो, सबको समान अपराध के लिए समान दंड सुनिश्चित किया जाए। तो प्रशासकीय विधि का उद्देश्य होता है कि विधि के शासन को क्रियान्वित करना, विधि के शासन के लक्ष्य को पूरा करना, शासन के दुरुपयोग को रोकना, दुरुपयोग को रोकना। प्रशासकीय विधि का लक्ष्य शासन के दुरुपयोग को रोकना होता है। यह इसके द्वारा शासन के जो शासकीय अधिकारी होते हैं या प्रशासकीय कर्मचारी होते हैं, वह जब अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं या फिर नीतियों को गलत ढंग से क्रियान्वित करते हैं, तो उन अधिकारियों और प्रशासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और प्रशासकीय विधि का यदि वह उल्लंघन कर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि वह प्रशासकीय विधि का उल्लंघन करता है तो उसको कोर्ट के द्वारा भी दंडित किया जाता है। तो इस तरह से यह प्रशासकीय शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। इस तरह से जो प्रशासकीय विधि होती है, यह प्रशासकीय अधिकारियों के शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। चौथा लक्ष्य इसका होता है प्रशासकीय न्यायाधिकरण द्वारा विवादों को सुलझाना। जो प्रशासकीय अधिकारी और जो जनता के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उस विवाद का निस्तारण कहाँ किया जाना चाहिए? प्रशासकीय अभिकरण में किया जाना चाहिए, प्रशासकीय न्यायाधिकरण में किया जाना चाहिए, प्रशासकीय न्यायालय में किया जाना चाहिए। जैसा कि हम फ्रांस में देखते हैं, फ्रांस में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। जो प्रशासन संबंधी विवाद होते हैं, वह उन सभी विवादों का निस्तारण कहाँ किया जाता है? प्रशासकीय अभिकरणों में, प्रशासकीय न्यायालय में किया जाता है। तो प्रशासन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, उन सभी विवादों का निस्तारण कहाँ किया जाना चाहिए? प्रशासकीय न्यायाधिकरणों में किया जाना चाहिए। और नागरिकों के हितों को अधिक संरक्षण दिया जाना चाहिए, अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, अधिकारों को हितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि नागरिक अधिकारों एवं हितों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यह शासन का लक्ष्य होता है कि सभी नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें, सभी नागरिकों का हित समान रूप से होता रहे। तो इस तरह से नागरिक अधिकारों और हितों का संरक्षण करना प्रशासकीय विधि का उद्देश्य होता है। और इसमें प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी कि जनता शासन के प्रति, यानी कि प्रशासन जो होता है, यानी कि प्रशासकीय अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जाता है कि प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। यह जनता का नियंत्रण प्रशासन के ऊपर बना रहे, प्रशासन निरंकुश न होने पावे। और प्रशासन जब निरंकुश हो जाता है तो वह जनता के हितों की अनदेखी करने लगता है, अपनी शक्तियों को, अपने कार्यों को वह अपने उपयोग में प्रयोग करने लगता है, अपने हितों में प्रयोग करने लगता है। लेकिन यह प्रशासकीय विधि के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पांसिबिलिटी जनता के प्रति बनी रहे। और इसका उद्देश्य होता है कि जो दायित्व होते हैं, प्रशासन के जो दायित्व होते हैं और कर्तव्य होते हैं, वह अपने कर्तव्य और दायित्वों के अनुसार ही कार्य करते रहें, कर्तव्य और दायित्वों के अनुसार ही कार्य करते रहें। और कर्तव्य और दायित्व के अधीन रहकर ही वह शासन में सहयोग करते रहें और शासन के लक्ष्यों को पूरा करते रहें, सरकार के नीतियों का संपादन करते रहें। सुशासन स्थापित करना, विधि के शासन सुशासन स्थापित करना। प्रशासकीय विधि का यह लक्ष्य होता है कि सुशासन की स्थापना की जाए, सुशासन की स्थापना की जाए, यानी कि भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। शासक वर्ग की जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, जवाबदेही बनी रहे, शासन और प्रशासन की नीतियों को पूरा किया जाए, रिश्वतखोरी को समाप्त किया जाए, हर कार्य समय पर किया जाए, अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की बनी रहे, हर कार्यों को समय से निस्तारण किया जाए। यानी कि उनके लिए जो किसी प्रकार का विवाद होते हैं या सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनके लिए ये चाहिए कि एक निर्धारित
समय बना दिया जाए और उस निर्धारित समय या दिन या महीने के भीतर उन कार्यों को पूरा किया जाए। हम देखते हैं कि जो भी शासन है या प्रशासन है अपने दायित्वों और लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है। सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां लाई जाती हैं, लेकिन उन नीतियों का जनता में क्रियान्वयन नहीं होता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। फाइलें जो ऑफिसों में रहती हैं, उन फाइलों के निपटारा के लिए विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इत्यादि फाइलों को विलंब से लटका देते हैं। लाल फीताशाही इत्यादि प्रकार के भ्रष्टाचार हम प्रशासकीय अधिकारियों या प्रशासकीय कार्यालयों में देखते हैं। तो प्रशासकीय विधि का यह उद्देश्य होता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा कार्य यथाशीघ्र पूरे किए जाएँ, समय से निपटाया जाए और जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहें। किसी भी कार्यों पर विलंब न किया जाए। सरकार की नीतियों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। और इसके अलावा सुशासन के साथ ही प्रशासकीय विधि का लक्ष्य होता है पारदर्शिता, पारदर्शिता लाना। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सरकार जो भी कार्य करे आम पब्लिक को भी ये पता चले। सरकार की नीतियाँ सरकार की नीतियाँ पारदर्शी हो और वह जनता में यथाशीघ्र लागू की जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासकीय विधि का उद्देश्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा करना होता है। यह सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है और अपने प्रशासन के लिए नियम कानून बनाती है और सरकार की नीतियों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो जो सरकार और प्रशासन के बीच, प्रशासकीय अधिकारियों के बीच या जो प्रशासन और प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं और जनता के बीच जो विवाद होते हैं, उन विवादों का निपटारा प्रशासकीय विधि के अधीन किया जाता है या प्रशासकीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। और प्रशासकीय अधिकारियों का यह कर्तव्य, यह परम दायित्व बनता है कि वो शासन की नीतियों को लागू करें, पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ, उत्तरदायित्व के साथ सुशासन की स्थापना करें, विधि के शासन को बनाए रखें। तो इस तरह से यह प्रशासकीय विधि के उद्देश्य हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।